career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान And जो an दुश्मन के absolute घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। हम आज रात ही कमांडो एक्शन करेंगे। हम कैंप के क्वार्टर गार्ड पर कमांडो अटैक करेंगे और अपनी कश्मीरी बहन को निकाल कर ले आएंगे। समात भट्ट कहने लगा, ये काम इतना आसान नहीं होगा। क्वार्टर गार्ड कैंप के दरमियान में है और कैंप के गिर्द भारतीय फौज जगह जगह मोर्चे बनाकर बैठी हुई है। कमांडो शेरबाज ने कदरे बरहम होकर मजीद भट्ट से कहा, तुम अपने होशो हवास में कब आओगे? हम कमांडो हैं, हम कोई फौजी प्लाटून नहीं हैं कि कैंप पर धावा बोल दें। मैंने और शेरबाज खान ने समत भट्ट की ये ड्यूटी लगाई कि वो कर्नल वडीकर की बीवी के बारे में पूरी रिपोर्ट ला कर दे कि उसके मामूलात क्या हैं, वो दिन के वक्त कहाँ कहाँ जाती है और उसकी सहेलियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, और वो शॉपिंग करने के लिए अकेली जाती है या गार्ड उसके साथ मौजूद होता है। समत भट्ट दूसरे दिन जो मालूमात लेकर आया वो ये थी। कर्नल की बीवी का नाम सरला देवी है। वो शहर में जब भी शॉपिंग करने आती है तो 2 फौजी सिपाही उसकी गाड़ी के साथ होते हैं। श्रीनगर में उसकी एक ही सहेली रूपा देवी है जो औरतों के कॉलेज में लेक्चरार है। सरला देवी दूसरे तीसरे रोज़ उसके घर उससे मिलने जाती है। उस वक्त कोई गार्ड उसके साथ नहीं होता, वो खुद गाड़ी चलाकर जाती है। समात भट्ट ने और भी मालूमात मुहैया की थी मगर कमांडो शेरबाज की तवज्जो इन्हीं मालूमात पर थी। उसने समात भट्ट से पूछा, नूरबानो इस वक्त कहाँ पर है? समात भट्ट बोला, मेरी इतला के मुताबिक वो अभी तक कैंप के क्वार्टर गार्ड में ही है। कर्नल वडीकर इस इंतजार में है कि नूरबानो का शौहर या उसके रिश्तेदार कैंप में आकर पाकिस्तानी कमांडोज के बारे में बता दें कि वो कहाँ छुपे हुए हैं और वो नूरबानो को उनके हवाले कर देगा। शेरबाज ने समात भट्ट से कहा, ओके समात भट्ट, रूपा देवी के मकान का मालूम करो कि शहर में किस जगह पर है और रूपा के घर में कौन कौन रहता है। समात भट्ट दूसरे दिन वापस आने का कहकर चला गया। समात भट्ट की जुबानी दूसरे रोज़ रूपा देवी के मकान के बारे में जो तफसीलात मालूम हुई वो ये थी कि रूपा देवी जो मकामी कॉलेज में लेक्चरार है वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने क्वार्टर में रहती है। वो बेवा है। उसका मकान कैंप के जनूब में थोड़े फासले पर एक नई आबादी के शुरू में है और कर्नल की बीवी आमतौर पर शाम होने से ज़रा पहले वहाँ आती है। दोनों सहेलियाँ इकट्ठी बैठकर चाय पीती हैं, बातें करती हैं, अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी फिल्मों के गाने कैसेट प्लेयर पर लगाकर सुनती हैं और शाम होते ही कर्नल की बीवी सरला देवी वापस चली जाती है। उसके साथ कोई गार्ड नहीं होता, वो अपनी छोटी सी गाड़ी खुद ड्राइव करके आती है। इस दौरान मैंने अपने सांप दोस्त से भी मदद हासिल करने का फैसला कर लिया था। मैंने उसे लकड़ी की छोटी डिब्बी में बंद करके साथ ही रखा हुआ था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, मेरा सांप दोस्त खुदा जाने बीमार था या उसको क्या हो गया था। मेरे बुलाने पर भी नहीं बोलता था और अपना सर भी ऊपर नहीं उठाता था। मैंने शेरबाज से कहा, हम सांप को भी इस मिशन पर साथ ले जाएंगे, वो हमारे काम आ सकता है। कमांडो शेरबाज खान सांप के ड्रामे को पसंद नहीं करता था और वो कहने लगा, जो काम मर्द कर सकते हैं वो सांप नहीं कर सकता। वैसे भी ये तमाशा मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा, आजमा कर देख लेने में क्या हर्ज है। कमांडो शेरबाज कमांडो मजीद भट्ट के साथ कमांडो ऑपरेशन के मंसूबे पर गौर कर रहा था और बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी हैदर अली, वैसे मैं सांप को साथ ले जाने के हक में नहीं हूँ। हमारा मंसूबा कर्नल वडीकर की बीवी सरला देवी को उस वक्त अगवा करने का था, या वो अपनी सहेली रूपा देवी के घर आ रही हो या उसके घर आ चुकी हो या उसके घर से वापस जा रही हो। उस वक्त उसके साथ फौजी गार्ड नहीं होता था, शायद इसलिए नहीं होता था कि रूपा देवी के घर फौजी कैंप के करीब ही था और वो इलाका भारतीय फौज के ज़ेर असर इलाका था। मैंने उन्हें गार में छोड़ा और ख़ुद गार के बहर उस जगह आ गया जहाँ मैंने अपने सांप दोस्त को एक जगह छुपाया हुआ था। मैंने झाड़ियों में एक बड़ी अच्छी जगह बना दी हुई थी। वहाँ सांप की डिब्बी ज़रा सी खोल कर रख देता था ताकि सांप को ताज़ा हवा भी आती रहे, अगरचे मुझे मालूम था कि सांप को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैं झाड़ियों के पास बैठ गया, हाथ अंदर करके लकड़ी की डिब्बी बाहर निकाली। वो आधी खुली थी। उसे पूरा खोला तो देखा कि वो खाली थी, सांप उसमें नहीं था। मैंने ख्याल किया कि वो इधर उधर चहलकदमी करने या शिकार करने की तलाश में निकल गया होगा। मैंने ख़ास तरह की सीटी बजाकर उसे आवाज़ दी। आवाज़ देकर भी पुकारा मगर सांप ना आया। मैं कुछ परेशान हुआ कि कहीं उसे कोई सपेरा न ले गया हो, मगर उस तरफ कभी कोई गैर आदमी नहीं आया था। कभी किसी सपेरे के बीन बजाने की आवाज़ नहीं सुनी थी। डिब्बी मैंने झाड़ियों में ही रहने दी और ये सोचकर गार में आ गया कि रात को आकर फिर देखूंगा, तब तक सांप आ गया होगा। रात को भी मैंने झाड़ियों में आकर देखा, डिब्बी उसी तरह खाली पड़ी थी, सांप कहीं नहीं था। मैंने उसे आवाज़ दी, मुंह से हल्की सी सीटी भी बजाई, मगर सांप वहाँ होता तो आता। उसे तो जैसे ज़मीन निगल गई थी। रात गुजर गई। अगले दिन भी आकर देखा, सांप कहीं नहीं था। मैं समझ गया कि सांप कहीं चला गया है और अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। मुझे उसे भूल जाना चाहिए।
उसी रोज समाद भट्ट ने आकर इतला दी कि आज तीसरे पैर कर्नल वडीकर की बीवी सरला देवी अपनी सहेली के यहाँ जाने वाली है। हम इसी खबर का इंतजार कर रहे थे। हमने फौरन अपनी कमांडो पार्टी तैयार की और ज़रूरी तफसीलात तय करने लगे। इस कमांडो पार्टी में शेरबाज था, मैं था और कमांडो मजीद भट्ट था। समाद भट्ट ने इस पर इतराज़ किया और कहने लगा, सिर्फ एक औरत को अगवा करने के लिए हमें इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। शेरबाज ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मिशन के लिए मैं और कमांडो मजीद भट्ट ही काफ़ी हैं। आपको और कमांडो हैदर अली को इस एक्शन में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो सारा इलाका भारत का फौजी इलाका है, वहाँ किसी किस्म के भी हालात पैदा हो सकते हैं। कमांडो मजीद भट्ट ने भी समाद भट्ट की तजवीज़ और उसके ख्याल की तायीद की और कहा, समाद भट्ट ठीक कह रहा है, इस मिशन के लिए हम दोनों काफ़ी हैं। मैं और शेरबाज सोचने लगे। शेरबाज ने कहा, ठीक है, हम बराह रास्त कमांडो एक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन दूर रहकर निगरानी ज़रूर करेंगे। यही फैसला हुआ कि मैं और शेरबाज खान कर्नल की बीवी के अगवा में बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे, मगर कुछ फासले पर कमांडो एक्शन की निगरानी करेंगे। समाद भट्ट ने 2 और मुजाहिद साथ रखने का भी फैसला किया। उसकी इतला थी कि कर्नल की बीवी दोपहर को 3 और 4 बजे के दरमियान फौजी कैंप से निकलकर अपनी सहेली के घर की तरफ जाएगी। समाद भट्ट और मजीद भट्ट को सारे रास्ते का पता था, वो उसी इलाके के रहने वाले थे। फिर भी शेरबाज ने उनको साथ लिया और वारदात की जगह का मुआयना करने निकल पड़े। मैं भी उनके साथ था। हमने आम शहरियों वाला लिबास पहन रखा था। हमें देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम जिहाद कश्मीर के ख़तरनाक तरीन और जानबाज कमांडो हैं। यहाँ कर्नल वडीकर की बीवी की सहेली का क्वार्टर था, उससे कोई आधा किलोमीटर पहले बरसाती नाले का एक छोटा सा पुल आता था। बरसाती नाला खुश्क था। उस नाले की एक तरफ घाटी थी और दूसरी तरफ वीरान सा मैदान था जहाँ जवार की ऊंची फसल खड़ी थी। हमने कर्नल की बीवी को अगवा करने के लिए उस पुल का इंतखाब किया, क्योंकि लाजमी बात थी कि उस पुल का मोड़ मुड़ते वक्त कर्नल की बीवी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करेगी। मैंने कमांडो मजीद भट्ट और समाद भट्ट को पुल की दोनों जानिब वो जगह बता दी जहां वो पोजीशनें लेकर गात लगाकर बैठेंगे। एक मुजाहिद अचानक सड़क के दरमियान में आकर गिरेगा। सरला देवी गाड़ी को ब्रेक लगाएगी। इस दौरान कमांडो मजीद भट्ट और समाद भट्ट अचानक निकलकर सरला देवी को इस तरह काबू करेंगे कि वो कोई आवाज़ ना निकाल सकेगी। फिर उसे उसकी गाड़ी से निकालकर खेतों में छुपी हुई एक जीप में ले आएंगे और वहाँ से उसे लेकर खुफिया कमीगाह की तरफ रवाना हो जाएंगे। इंसान प्रोग्राम तो बहुत सोच समझ कर बनाता है, मगर कुछ पता नहीं होता कि ऐन वक्त पर जाकर क्या से क्या हो जाए और सारा प्रोग्राम और मनसूबा धरे का धरा रह जाए और ख़ुद आदमी की अपनी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। लेकिन इस किस्म की बातों से घबरा कर हम अपना मनसूबा तरक नहीं कर सकते थे। हमने पूरा सोच समझ कर और नाप तोल कर मनसूबा तैयार किया और वापस आ गए। समाद भट्ट को वहीं रहने दिया कि जिस वक्त कर्नल की बीवी को अपनी सहेली के यहाँ जाते देखे तो फ़ौरन हमें आकर इतला करे। कोई 3 सवा 3 बजे समाद भट्ट ने आकर खबर दी कि कर्नल की बीवी सरला देवी अपनी सहेली रूपा देवी के मकान की तरफ चली गई है। वो अपनी गाड़ी में ही आई थी और उसके साथ कोई फौजी गार्ड नहीं था। हमने फ़ौरन तैयारी शुरू कर दी। अभी दिन का वक्त था, कमांडो वर्दी पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी। हमने छोटे हथियारों का असलहा यानी एक रिवाल्वर ज़रूर अपने पास रख लिया था, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल की बीवी के साथ कोई फौजी गार्ड नहीं आना था। इसलिए हम बड़ी आसानी से कर्नल वडीकर की बीवी को वापस आते हुए अगवा करके ला सकते थे। हम एक ढकी हुई जीप में बैठकर जाए वारदात पर पहुंच गए। जीप हमने ऊंची फसल की ओट में एक तरफ करके खड़ी कर दी। खुद एक ऊंची जगह पर बैठकर बरसाती नाले के पुल को देखने लगे। यहाँ वापसी पर समाद भट्ट और मजीद भट्ट और उसके दूसरे साथियों ने सरला देवी को उठाकर अपने कब्जे में करना था। हमने हर एक को समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हम सब के पास भरे हुए ऑटोमेटिक पिस्तौल और कुछ फालतू मैगजीन भी थे, लेकिन हमें यकीन था कि फायरिंग की नौबत नहीं आएगी। अब हमें इंतज़ार करना था। ये काम बड़ा सब्र आजमा था। दिन ढलता गया। सूरज श्रीनगर की मगरबी पहाड़ियों के पीछे छुप गया। वो नाले के पुल के करीब ही आमने सामने घात लगाकर झाड़ियों में छुपे हुए थे। वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे। कर्नल की बीवी सरला देवी की गाड़ी के पुल पर आते ही एक मुजाहिद को निकलकर अचानक सड़क के दरमियान गाड़ी से कुछ फासले पर गिर पड़ना था। कर्नल की बीवी ने जल्दी से ब्रेक लगानी थी। इस दौरान दोनों जानिब से कमांडो मजीद भट्ट और समाद भट्ट ने पिस्तौल हाथ में लिए निकलकर गाड़ी में घुस जाना था। कर्नल की बीवी को पिस्तौल दिखाकर काबू करना था और उसी गाड़ी को घुमाकर ऊंची फसल की तरफ ले जाना था, जहां ऊंची जगह पर हम बैठे थे। गाड़ी में से कर्नल की बीवी को घसीट कर निकालना और उसे अपनी जीप में डालकर वहां से निकल जाना था। हमें बाद में उन्हें खुफिया कमीगाह पर मिलना था और इसके बाद कर्नल वडीकर को इतला भिजवानी थी कि अगर वो अपनी बीवी को वापस लेना चाहता है तो शमसुद्दीन की बहू नूर बानो को हमारे पास पहुँचा दे और अपनी बीवी वापस ले जाए। अगर उसने 2 रोज़ के अंदर अंदर नूर बानो को इज्जत और आबरू के साथ वापस ना किया तो उसकी बीवी के लाश के टुकड़े उसके कैंप में पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसा हमने करना नहीं था, क्योंकि कमांडो कभी किसी औरत पर खा उसका ताल्लुक किसी मज़हब से हो, खा वो दुश्मन की बीवी और माँ बहन ही क्यों ना हो, कभी जुल्म नहीं करता बल्कि उसका एहतराम करता है।
हमारी नज़रें सड़क पर लगी थीं। समत भट्ट ने हमें बताया था कि कर्नल वडीकर की बीवी जिस गाड़ी में आती जाती है उसका रंग सुर्ख है और वो भारत की बनी हुई मारुति कार है जो छोटी होती है। अचानक दूर से हमें सुर्ख रंग की एक गाड़ी पुल की तरफ आती दिखाई दी। मैंने शेरबाज से कहा, मेरा ख्याल है ये कर्नल की बीवी की गाड़ी है। वो भी गौर से गाड़ी को देखने लगा। हमने ऑटोमेटिक पिस्तौल जेबों में से निकालकर हाथों में पकड़ लिए। गाड़ी करीब आ रही थी। अभी दिन की हल्की हल्की रोशनी थी और शाम का अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था। सड़क पर बर्फ साफ कर दी गई थी। सिर्फ ग्रीन बेल्ट पर कहीं कहीं बर्फ टेरियों की शक्ल में मौजूद थी। जब गाड़ी करीब आई तो उसमें बैठी हुई एक सांवले रंग की साड़ी वाली औरत नजर आई। गाड़ी बरसाती नाले के पुल की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो पुल के करीब पहुंची, एक तरफ से हमारा एक मुजाहिद अचानक निकला और सड़क पर गिर पड़ा। गाड़ी को ब्रेक लगी और ऐन मुजाहिद के ऊपर आकर रुक गई। उसके साथ ही एक जानिब से कमांडो मजीद भट्ट और दूसरी जानिब से समत भट्ट चीते की तरह उछल कर आए और आते ही उन्होंने गाड़ी की खिड़कियों के शीशों को पिस्तौल के बट मारकर तोड़ डाला और चीख कर कहा, खबरदार। हमने देखा कि औरत अंदर सहम कर एक तरफ हो गई थी। एक तरफ से मजीद भट्ट और दूसरी तरफ से समत भट्ट खिड़की के टूटे हुए शीशे में हाथ डालकर दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे। खुदा जाने दरवाज़ा लॉक था या वो घबराहट में थे। दोनों तरफ से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। दूर कुछ लोग खड़े हो गए। औरत ने चीख मारी। मैंने शेरबाज से कहा, मुझे काम खराब होता नजर आ रहा है शेरबाज। शेरबाज ऊपर से नीचे मजीद भट्ट और समत भट्ट की तरफ देखकर ही जानखेज अंदाज में कह रहा था, जल्दी करो, क्या हो गया है तुम्हें? अचानक कैंप की तरफ से एक फौजी ट्रक आ गया। औरत की चीखों पुकार की आवाज़ पर ट्रक ने एकदम ब्रेक लगा दी। उस वक्त तक मजीद भट्ट खिड़की में से आधा अंदर कार में दाखिल हो चुका था, मगर अब देर हो गई थी। ट्रक के फौजियों ने शायद अपने अफीसर कमांडिंग कर्नल वडीकर की गाड़ी और उसकी बीवी को पहचान लिया था। ट्रक में से 6-7 फौजी छलांगे लगाकर बाहर कूदे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहला बरस सीधा समत भट्ट को लगा जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने ही लगा था। स्टेन गन का पूरा बरस्ट उसके पेट में से निकल गया। वो वहीं दोरा होकर सड़क पर गिर पड़ा। मैंने फायर करने के लिए पिस्तौल सीधा किया तो शेरबाज ने मेरा हाथ नीचे कर दिया और गुस्से में कहा, खेल ख़त्म हो गया है हैदर अली। कमांडो मजीद भट्ट जो खिड़की में से आधा कार में दाखिल हो चुका था, फायरिंग की आवाज़ पर बहक को निकला तो 6-7 फौजियों ने उसे अपनी स्टेन गनों के बरस्ट मारकर छलनी कर दिया। वो भी वहीं दोरा होकर गिर पड़ा। कश्मीरी मुजाहिद जो सड़क पर गाड़ी के सामने आ गया था, ये सूरत हाल देखकर भागा तो फौजियों ने उसकी टांगों में बरस्ट मारकर उसे भी गिरा दिया और दौड़कर पकड़ लिया। शेरबाज खान जल्दी से ये कहकर उठा, यहाँ से निकल चलो। हम दूसरी तरफ से दौड़कर नीचे आए। फसल की ओट में जीप खड़ी थी। वहाँ अपने दोनों मुजाहिद हैरान परेशान खड़े उस तरफ देख रहे थे जिधर से स्टेन गनों की फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। हमें अपनी तरफ दौड़कर आते देखकर वो जल्दी से जीप में बैठ गए। वो समझ गए कि मामला उल्ट हो गया है। हम भी जीप में छलांग लगाकर बैठ गए। वापस चलो जल्दी। जीप वहीं से पीछे को मुड़ी और सड़क पर शहर की तरफ दौड़ने लगी। शेरबाज खान ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। मैं खुद परेशान था कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया था। हमारे दोनों साथी शहीद हो गए थे। उनके जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। स्टेन गनों के न जाने कितने बरस्ट उनके जिस्मों से पार हो चुके थे। अगर हम उस वक्त फायरिंग कर देते तो हम अपने साथियों को तो नहीं बचा सकते थे, लेकिन खुद भी फंस सकते थे, क्योंकि ट्रक में से जो फौजी बाहर निकले थे वो मुसल्ला थे और उनकी नफरी भी ज़्यादा थी। जीप शाम के अंधेरे में पहाड़ी के मीगा वाली पगडंडी के पास जाकर रुक गई। मैं और शेरबाज वहां उतर पड़े। जीप हमें छोड़कर आगे निकल गई। हमने जीप में कोई बात नहीं की थी। अपने साथियों की शहादत से हमारे दिल बोझल थे। हम घाटियों से बचते हुए रात के बढ़ते फैलते अंधेरे में पत्थरों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। शेरबाज ने गमगीन आवाज़ में कहा, अल्लाह को यही मंजूर था। हमारी स्कीम पूरी सोची समझी थी, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, कमांडो मजीद भट्ट और समत भट्ट की लाशें वो लोग वहीं फेंक गए होंगे। हमें रात को लाशें उठा लानी चाहिए। शेरबाज खान ने धीमे लहजे में कहा, दोनों की लाशों को भारतीय फौजी साथ ही ले गए होंगे। वो हमेशा ऐसा करते हैं कि अगर उनमें ज़िंदगी की रमक बाकी हो तो उनसे दूसरे कमांडो साथियों के बारे में पूछगछ की जाए। अगर मुजाहिद शहीद हो चुके हों तो वो लाशों को पेट्रोल डालकर जला देते हैं। शेरबाज आप भर कर खामोश हो गया। हम अपनी कमीगा के करीब आ गए थे। वो जैसे अपने आप से कहने लगा, समत भट्ट और मजीद भट्ट शहीद हो गए। 60-60, 70-70 गोलियां उनके बदन से निकल गई थीं। मेरे खुदा, खैर कोई बात नहीं। हम कर्नल वडीकर से अपने शहीद साथियों का बदला लेंगे। हम कल रात को पूरी कमांडो फोर्स के साथ फौजी कैंप पर अटैक करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। नूरबानों को भी निकाल कर ले आएंगे और कैंप को भी धमाकों से उड़ा देंगे। कमीगा वाले कार के बाहर 3 मुजाहिद खड़े थे। हमें देखकर वो हमारे करीब आ गए। वो कमांडो ऑपरेशन का नतीजा सुनने के लिए बेताब थे। जब उन्हें कमांडो मजीद भट्ट और समत भट्ट की शहादत का इल्म हुआ तो उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिए। दुआए मगफिरत। एक मुजाहिद ने दुआए फातिहा पढ़ी। हमने भी हाथ उठा लिए थे। दुआए मगफिरत के बाद शेरबाज खान वहीं एक तरफ बैठ गया। हम भी उसके पास बैठ गए। उसने अपने कश्मीरी मुजाहिदों को सारा हाल सुनाया और कहा, सबसे पहले हमें यह मालूम करना है कि हमारे शहीदों की लाशें उन लोगों ने कहाँ रखी हैं। हम उन्हें यहाँ लाकर खुद दफन करना चाहते हैं।
ایک مجاہد نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھی شدید زخمی حالت میں ہوں اور ابھی تک زندہ ہوں۔ شیرباز نے مایوسی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے جس طرح ان پر سٹین گنوں کی بچھاڑ پڑتے دیکھی ہے، ان کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ بہرحال آج کسی بھی وقت ہمیں پوری صورتحال کا علم ہو جائے گا۔ شیرباز نے ایک مجاہد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پتہ کرے کہ ہماری شہیدوں کی لاشیں اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو کیمپ میں کہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ معلوم کرے کہ بابو شمس الدین کی بہو نور بانو ابھی تک کوارٹر گارڈ میں ہی ہے یا اسے کسی دوسری جگہ پہنچا دیا گیا ہے۔ مجاہد احکامات سن کر اٹھا اور خاموشی سے ایک طرف نکل گیا۔ شیرباز خان مجھے لے کر غار کے اندر آ گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں چھا گیا تھا۔ غار میں لالٹین روشن تھی۔ میں نے شیرباز سے کہا، اگر ہم کیمپ پر کمانڈو اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیمپ میں فوج کی نفری اور اسلحے کے بارے میں پوری رپورٹ ملنی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سراغ لگانا ہوگا کہ کیمپ میں اسلحہ کا ذخیرہ کس جگہ پر ہے۔ کمانڈو شیرباز نمدے کے فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے بھی آگے کوئی بات نہ کی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد شیرباز آہستہ سے بولا، حیدر علی، ہمارے وسائل بہت کم ہیں۔ ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے کہ ہم بھارتی فوج کے کیمپ پر حملہ کر کے نور بانو کو وہاں سے چھڑا سکیں اور کرنل وڈیکر سے اپنے شہیدوں کا بدلہ لے سکیں۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں شب خون مار کر کیمپ میں سب سے پہلے نور بانو کو نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم کیمپ پر کمانڈو اٹیک کر کے دھماکوں سے تباہ کر سکتے ہیں اور سکیم بنا کر کرنل وڈیکر کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ شیرباز بولا، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ نور بانو کیمپ میں ہے یا نہیں۔ رات ہم سب نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ ہمارے دو بڑے تجربہ کار اور سینئر کمانڈو ایک دم ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ ہم دیر تک ان کی باتیں کرتے رہے۔ اگلے روز صبح کشمیری مجاہد آ گیا اور کہنے لگا، سر، افسوسناک خبر یہ ہے کہ کمانڈو مجید بٹ اور سمت بٹ سڑک والی جھڑپ میں شہید ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجی ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے گئے تھے اور انہوں نے پٹرول ڈال کر انہیں جلایا نہیں بلکہ کیمپ میں ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ کرنل وڈیکر ہنگامی بنیادوں پر تبادلہ کروا کر اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں چلا گیا ہے۔ اور شمس الدین کی بہو نور بانو کہاں ہے؟ شیرباز نے پوچھا۔ جواب میں کشمیری مجاہد بولا، سر، نور بانو کو وڈیکر کے حکم سے ہی سری نگر سے راتوں رات ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر جموں روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے ہماری معتبر اطلاع کے مطابق اسے بھی بنگلور کے ملٹری ہیڈ کوارٹر کی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر ہمارے لیے بالکل حیران کن تھی۔ کرنل وڈیکر کا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سری نگر سے بھاگ جانا تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے نور بانو کو بنگلور ہیڈ کوارٹر میں کس لیے بھجوایا تھا؟ کیا وہ وہاں بیٹھ کر نور بانو کو بطور یرغمال رکھنا چاہتا تھا؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ کشمیری مجاہد نے کہا، سر، نور بانو کا خاوند تو سری نگر میں ہی ہے۔ یہ کرنل اس کی بیوی کو بنگلور کے فوجی ہیڈ کوارٹر کس لیے لے گیا ہے؟ شیرباز بولا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے کشمیری مجاہد کو بھجوا دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حیدر علی، حالات نے بالکل ہی نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اگر واقعی نور بانو کو کرنل وڈیکر بنگلور لے گیا ہے تو ہمیں اس کی بازیابی کے لیے بنگلور جانا ہوگا، کیونکہ نور بانو ہماری عزت و حرمت کی علامت ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ کیا تم میرے ساتھ اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں اپنی کشمیری بہن کو کافروں کے چنگل سے نکالنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دوں گا۔ شیرباز نے پوچھا، تم بھارت میں کافی دور دور تک پھرتے رہے ہو، کیا بنگلور شہر تمہارا دیکھا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں بنگلور ابھی تک نہیں جا سکا، لیکن اس کے ارد گرد کے جنگلوں میں کچھ دیر ضرور رہا ہوں۔ شیرباز خاموشی سے سوچنے لگا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں اس نئی خبر کی مزید تصدیق کروں گا۔ اس کے بعد ہم بنگلور کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کرنل وڈیکر نے ہمیں نہیں دیکھا ہوا، اس لیے ہمیں بھیس بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم نے نور بانو کو بھی نہیں دیکھا ہوا۔ ہم اس کے سسر سے اس کی تصویر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اس کی شناخت ہو سکے۔ شیرباز خان مجھے کمیگاہ میں چھوڑ کر خود شہر کی طرف چل دیا۔ وہ کوئی 3 گھنٹے بعد آیا اور کہنے لگا، ہمارے مجاہد کی سراغ رسانی کی رپورٹ بالکل سچی تھی۔ کرنل وڈیکر اپنی بیوی کو لے کر بنگلور جا چکا ہے اور نور بانو کو بھی اس کے حکم سے راتوں رات جموں پہنچانے کے بعد وہاں سے ایک فوجی طیارے کے ذریعے بنگلور بھجوا دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ شیرباز بولا، وہی جو ہم نے بنایا تھا۔ میں نے کہا، نور بانو کی تصویر ملی کیا؟ وہ بولا، تصویر آج کسی بھی وقت ہم تک پہنچ جائے گی۔ میرا خیال ہے ہمیں آج شام کو یہاں سے جموں کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ پھر میری طرف پلٹ کر بولا، ہم جلندھر سے بنگلور کے لیے کسی ٹرین میں سوار ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بنگلور تک کا ریل کا کرایہ کتنا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، یہ جلندھر پہنچ کر معلوم ہو جائے گا۔ ریل کے کرائے اب کچھ بڑھ گئے ہیں۔ شیرباز نے سر جھکا دیا اور غور و فکر کرنے لگا۔ میں نے کہا، ہمیں بنگلور میں کسی اچھے سے ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ بولا، اس کی تم فکر نہ کرو، دلی میں ہمارے آدمی موجود ہیں۔ ہم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ تیسرے پہر نور بانو کی ایک تصویر بھی ہمیں مل گئی۔ یہ شادی کی تصویر تھی اور اس میں نور بانو دلہن بنی ہوئی تھی۔
हम दोनों ने तस्वीर को गौर से देखा और नूरबानो की शक्ल अपने ज़हन में बिठा ली। शेरबाज कहने लगा, हम ये तस्वीर अपने साथ ही रखेंगे। हम बाद ज़रूरी तैयारियों में लग गए। कोई ख़ास तैयारियां नहीं थी, बस अपना लिबास इस तरह का रखना था कि मशरक़ी पंजाब और दिल्ली से आगे उसे तब्दील किया जा सके, क्योंकि सर्दी का मौसम दिल्ली से ज़रा आगे तक ही था। बस्ती हिंद में उस ज़माने में भी मौसम खुशगवार होता है और सर्दी सिर्फ रात को होती है। बंगलोर के इलाके में तो रात को भी सर्दी नहीं पड़ती। हमारा लिबास आम शहरियों वाला था, पतलून और जोगर शूज़। मैंने गर्म जैकेट पहनी हुई थी। शेरबाज खान ने मोटी गर्म जर्सी पहन ली थी। सरों पर हमने गर्म ग्लू बंद लपेट लिए थे। कुछ रुपए मेरे पास थे और कुछ रकम शेरबाज ने अपने पास रख ली थी। हम कोई असलहा और चाकू वगैरह अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। ये चीज़ें हमें दिल्ली में हमारे मुझे भी मिल सकती थीं। मैंने शेरबाज से कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि कर्नल वडीकर नूरबानो को अपने साथ बंगलोर हेडक्वार्टर क्यों ले गया है। अगर वो उससे पूछगछ करना चाहता है तो एक घरेलू औरत उसे क्या मालूमात फराम कर सकेगी। शेरबाज अपने बूट के तस्मे बांध रहा था और कहने लगा, ये मेरे लिए भी एक मुअम्मा है। हो सकता है वो अपनी बीवी पर कमांडो अटैक का उस औरत से बदला लेना चाहता हो। ये बात तो वाज़ेह है कि कर्नल वडीकर ने कश्मीरी मुजाहिदों के अटैक से घबरा कर अपना तबादला बंगलोर करवाया है। मैंने कहा, लेकिन वो अपनी बीवी को बंगलोर भिजवा कर खुद यहाँ रह सकता था। एक तो वो खुद बंगलोर चला गया और फिर नूरबानो को भी साथ ही ले गया। शेरबाज खान कहने लगा, जो कुछ भी हो, हमें बहरहाल अपनी बहन को बंगलोर मिलिट्री हेडक्वार्टर से या वो जहाँ भी कैद होगी वहाँ से निकाल कर वापस श्रीनगर उसके घर पहुँचाना है। यही हमारा मिशन है और हमें इस पर ही अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।